हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एडुटेरिया का जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा शामिल है। तो 1, 2, 3 ये तीनों शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, चुप रहने का स्वतंत्रता। 19 के ए में 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है संविधान में, अनुच्छेद 19 के 19 में। और कौन कौन सा है देखते हैं। 19 के ए में हो जाएगा बोलने का अधिकार, और 19 के बी में हो जाएगा शांति रूप से सभा करने का अधिकार, और 19 के सी में हो जाएगा संघ बनाने का अधिकार, और डी में हो जाएगा कहीं भी घूमने का अधिकार। घूमने का हो गया। तो ई में है कहीं पर भी बिजनेस करने का अधिकार, और एफ में जो संपत्ति का अधिकार था अब उसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 में निकाल कर अब उसे राजनीतिक या विधिक अधिकार राजनीतिक नहीं विधिक या आर्थिक अधिकार बना दिया गया है। अब उसे 300 के क में रखा गया है। वही कहेगा 19 के जी में हो जाएगा, 19 के जी में हो जाएगा वहाँ रहने का अधिकार। आगे देख लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। कार्यपालिका बोल रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा। तो ये अनुच्छेद 50 में है। न्यायपालिका को कार्यपालिका का पृथक करेगा तो अनुच्छेद 50 में है। अनुच्छेद 45 में हो जाएगा बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। आगे देखेंगे। 3 नंबर हो जाएगा, भारत की संसद निम्न में से किससे मिलकर बनती है। तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये भारत के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। और वही भारत के कहेगा कितनी संसद के कहेगा कितनी सदन है। तो संसद के सदन हो जाएगा 2, निम्न सदन और ऊंचे सदन। ऊंचे सदन कहा जाता है राज्यसभा को और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। संसद के अंग 3 और सदन कहेगा तो 2। वही संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। वो राज्यसभा के कहेगा तो अनुच्छेद 80 में हो जाएगा। लोकसभा के कहेगा तो अनुच्छेद 81 में हो जाएगा। ठीक हो जाएगा इसका सरला। ठीक हो जाएगा सरला। 100 से हो जाएगा संसद 79 में, र से हो जाएगा राज्यसभा 80 में, और ल से हो जाएगा लोकसभा 81 में। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ था 14 दिन बाद 17 अप्रैल 1952 को। और लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों का प्रथम बैठक कहेगा तो 13 मई 1952 को हुआ था। आगे देख लेंगे। 4 नंबर, संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्श दाता समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे सरदार पटेल। और संविधान सभा का प्रांतीय सभा के अध्यक्ष भी सरदार पटेल थे। संघ समिति के अध्यक्ष कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। और जब आज़ादी के समय कहेगा कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो JB कृपलानी थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे या नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही कार्य संचालन समिति कहेगा तो KM मुंशी हो जाएंगे। आगे देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है। तो इसमें जो 1 है ये सही है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, ये सही है। और दूसरा बोल रहा है कि प्रस्तावना को संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है और पहली बार किया गया था 1976 में। प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख है। इसका ट्रिक है असरा। 3 प्रकार के न्याय है प्रस्तावना में। अ से हो जाएगा आर्थिक, स से हो जाएगा सामाजिक, और रा से हो जाएगा राजनीतिक। आगे देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है। देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का
राज्य का कर्तव्य होगा, यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में कहा गया है, जिसका उल्लेख करेगा तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। मूल कर्तव्य कहेगा तो रूस से लिया गया है। 7 नंबर हो जाएगा, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद कहेगा तो 85 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष और उनके कार्यकारी जो सदस्य थे उन्हें चुना जाता है अनुच्छेद 93 के तहत। लोकसभा को भंग किया जा सकता है अनुच्छेद 85 के तहत। वही कहेगा कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं होता है, बल्कि राज्यसभा के जो 2/3 सदस्य हैं वो 2 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं। आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा 8 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई है? तो ये आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। वही सुरक्षा परिषद का अर्थ है ये अंतर्राष्ट्रीय में शांति और सुरक्षा बनाए रहना। संयुक्त राष्ट्र के कहेगा चार्टर में कितना अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद की संख्या 111 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया था 1946 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो नीदरलैंड के द हेग में है। 9 नंबर है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही कर सकता है? तो ये संविधान संशोधन था 44वां, जो कि 1978 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसके तहत मूल्य कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के तहत। एमाइलेज एंजाइम का स्त्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय द्वारा। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है, इसे अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों बोलते हैं। यकृत के बाद ये दूसरा मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि हो जाएगा। जठर रस से 2 एंजाइम निकलता है, एक पेप्सिन और एक रेनिन। इसका ट्रिक हो जाएगा, रस कैसे रहता है? तो रस मिलता है पेरने से, तो जठर रस हो जाएगा पेरे, पे से हो जाएगा पेप्सिन, अरे से हो जाएगा रेनिन। HCl निकलता है आमाशय के पेट से। आगे देखेंगे, वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्रमशः क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। इसका वजन हो जाएगा 150 ग्राम। हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। नेफ्रॉन को वृक्क का क्रियात्मक इकाई कहते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्राव ग्रंथ से होता है, मतलब किस ग्रंथि से होता है इंसुलिन का स्त्राव? तो ये अग्नाशय से होता है। ये यकृत के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि है और इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लीवर हो जाएगा, जिसे यकृत बोलते हैं। वही कहा कि इंसुलिन के कम स्त्राव से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। थायराइड ग्रंथि ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिससे थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के सबसे बड़ा ग्रंथि है। कैसा? तो अंतःस्रावित बड़ा ग्रंथि है और इससे थायरोक्सिन जो हार्मोन है थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। आगे देखेंगे 13 नंबर हो जाएगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है। तो फिलिप्स वक्र जो है ये मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंधों को दर्शाता है, फिलिप्स वक्र। लॉरेंज वक्र जो है ये आय और वितरण को इंगित करता है। भगवती समिति का संबंध हो जाएगा बेरोजगारी से। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाता है। आगे देखेंगे, भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और ये नहीं रहता है तो थोक मूल्य सूचकांक भी देता है। ऑप्शन अनुसार अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नहीं रहेगा तो थोक मूल्य सूचकांक हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कथन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था। ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में हुआ था।
गठन कहेगा तो 1 अप्रैल 1935 के हुआ था, एक्ट 1934 के तहत। और वही आरबीआई के लेखा वर्ष कहेगा तो 1 जुलाई से 30 जून होता है। अब भारत के वित्तीय वर्ष कहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब से देख लीजिए, आरबीआई के लेखा वर्ष कहेगा तो 1 जुलाई से 30 जून हो जाएगा और भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। आरबीआई के गठन हुआ था 1935 में, एक्ट कहेगा तो 1934 के तहत। और आरबीआई के कहेगा किस समिति के तहत गठन किया गया था, यंग हिल्टन समिति के तहत आरबीआई को गठन किया गया था और यंग हिल्टन समिति का गठन हुआ था 1926 में। आरबीआई के जब गठन हुआ था उस समय आरबीआई का पूंजी था 5 करोड़ रुपया। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, निम्न में से कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है। व्यापक मुद्रा में M3 और लगभग M4 भी आता है। संकुचित मुद्रा में M1 और M2 आता है। आरबीआई के लेखा वर्ष हो जाएगा, आरबीआई का लेखा वर्ष हो जाएगा 1 जुलाई से 30 जून और वित्तीय वर्ष भारत का शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। यहाँ भी दिया हुआ है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कहेगा तो ओसबर्न स्मिथ थे और प्रथम उप गवर्नर केजी उदेसी। और वही कह देगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख थे। भारतीय गवर्नर कहेगा आरबीआई के तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है, तो भौतिक मानचित्र में सभी को शामिल किया जाता है, यानी कि सभी को नहीं, 1, 2 और 3, 4 को। भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान और महासागर और नदी को शामिल किया गया है। तो पर्वत को दिखाया जाता है भौतिक मानचित्र में भूरा कलर से, मैदान को कहेगा तो हरा कलर से और वही नदी के कहेगा तो ब्लू कलर से दर्शाया जाता है। आगे देख लेंगे, 20 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कोडरमा जो है ये चांदी से संबंधित नहीं है। कोडरमा में अभ्रक का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है और चांदी उत्पादन होता है राजस्थान के खेतड़ी से। कंदेरमुख से सर्वाधिक लोहा अयस्क का उत्पादन होता है और कोलार से सर्वाधिक सोना का उत्पादन होता है। कंदेरमुख और कोलार जो ये कर्नाटक में हो जाएगा और जावर की खान है जहाँ से सीसा और जास्ता का उत्पादन होता है, ये राजस्थान में है और खेतड़ी भी राजस्थान में है। कोडरमा झारखंड में हो जाएगा। आगे देख लेंगे, 21 नंबर हो जाएगा, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय है पूर्णतः गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। और सुरेश जो तेंदुलकर समिति है ये गरीबी से संबंधित है। 22 नंबर हो जाएगा, भारत में कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैलियों में से एक चिकनकारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये शहर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ और इसे नवाबों का शहर भी बोलते हैं। राष्ट्रीय कपड़ा अनुसंधान केंद्र कहेगा तो अहमदाबाद में है। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। हुसैन सागर झील हैदराबाद के तेलंगाना में है। सिकंदराबाद और हैदराबाद को जुड़वा राजधानी कहते हैं। आगे देखेंगे, 23 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश है। तो इसमें जो स्विट्जरलैंड है ये स्थलरूढ़ देश है। सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा और स्थलरूढ़ देशों की संख्या 44 है। किसानों का देश कहते हैं फ्रांस को। और रक्त की वर्षा यानी कि खून की वर्षा किस देश में होता है, रोम इटली में। यूरोप का खेल के मैदान स्विट्जरलैंड को कहते हैं। आगे देखेंगे, 24 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीनों हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज ये सभी मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी का पुराना नाम कहेगा तो शतरुदी हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है डीह। आगे देख लेंगे, 25 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा गुजरता है प्रशांत महासागर से होकर। और वही कहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा के समानांतर कौन सा सागर है। तो बेरिंग सागर जो है अंतर्राष्ट्रीय तीती रेखा के समानांतर है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा डिगो गार्सिया। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है ग्रीनलैंड, जिस पे डेनमार्क का अधिकार है। बरमुंडा जो त्रिभुज है ये अंटार्कटिक महासागर में स्थित है, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो ये ब्राज़ील से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है। लीबिया की राजधानी कहेगा तो हुन हो जाएगा, और यूएई की राजधानी कहेगा तो अबू धाबी हो जाएगा। आगे देख लेंगे 27 नंबर, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य तीनों देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? तो ये मिजोरम। बाकी जो है ये 3-3 देशों के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार, भूटान और चीन से लगा है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम कहेगा तो भूटान और चीन नेपाल से लगा है। पश्चिम बंगाल कह देगा तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से लगा है। आगे देखेंगे, और म्यांमार से सबसे अधिक कहेगा कौन सा राज्य लगा है? तो म्यांमार से सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश सटा हुआ है। भूटान से सबसे अधिक लगने वाला भारतीय राज्य असम हो जाएगा। चीन से सबसे अधिक लगने वाला भारतीय राज्य कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेपाल से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश लगा है। बांग्लादेश से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल लगा है। आगे देखेंगे, पाकिस्तान से सबसे अधिक राजस्थान होता है। 28 नंबर हो जाएगा, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है। प्रति चक्रवात में स्वच्छ आसमान होता है। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो इसमें स्वच्छ आसमान होता है। प्रति चक्रवात में प्रति चक्रवात के उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो बहती है ये घड़ी की सुई की दिशा में बहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं जो बहती है ये घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत में बहती है। और प्रति चक्रवात में जो हवा आता है ये केंद्र से बाहर की ओर चलता है। प्रति चक्रवात में हवा केंद्र से बाहर की ओर चलता है, और केवल चक्रवात में कहेगा तो हवा बाहर से केंद्र की ओर चलता है। और यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में जो हवा बहेगी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में कहेगा तो हवाएं बहती है घड़ी की सुई की दिशा में। प्रति चक्रवात में जो होगा वह चक्रवात में इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखेंगे, 29 नंबर है, प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स की काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? तो इसमें बेनिस्टार्ट सदस्य नहीं था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कहेगा तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, और गवर्नर जनरल जोड़ देगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। और वही भारतीय लगा देगा तो सी रामगोपालचारी हो जाएंगे। और भारत के प्रथम वायसराय कहेगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। आगे देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका प्रारंभ की? तो सर सैयद अहमद खान किए थे। उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका के प्रारंभ किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। इन्होंने 1875 में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, जो कि मद्रास अधिवेशन बने थे। कांग्रेस के कहेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो कि मद्रास अधिवेशन में 1887 में बने थे। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जिसका अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहेगा ये किसका कथन है? तो मोहम्मद इकबाल का। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक गलत सुमिलित है? तो इसमें जो गलत सुमिलित है ये इंडिया टुडे सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नहीं है। इंडिया टुडे के संपादक बिलासपुरी थे, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किए थे आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर 1876 में। बाकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। फाइट फॉर फ्रीडम पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। और पटाभी सीतामी रमैया हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पुस्तक लिखे थे। आगे देखेंगे, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से हो जाएगा, और अष्टप्रधान का संबंध कहेगा तो शिवाजी से हो जाएंगे। अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से था, और अष्टदिग्गज का संबंध कृष्णदेव राय से था। कृष्णदेव राय ये बाबर के समकालीन थे। हर्षवर्धन का पुस्तक का नाम हो जाएगा नागानंद।
हर्षवर्धन का उपनाम कहेगा तो शिलादित्य हो जाएगा। हर्षवर्धन के कार्यकाल में हेनसोंग भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कहेगा प्रसिद्ध कौन थे तो कालिदास थे। आगे देखेंगे 33 नंबर हो जाएगा, पहली बार किसके सती होने का प्रमाण, पहली बार कह रहा है कि किसी का सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के कहेगा लेखक कौन थे, हरिसेन। और हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से हो जाएगा। और कौशाम्बी जो अभिलेख है ये उत्तर प्रदेश से है। 34 नंबर है, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, तो बाबर ने 4 युद्ध लड़ी थी, पानीपत के युद्ध, खानावा के युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। इसका ट्रिक हो जाएगा पीने खाने चल घर, पीने खाने चल घर। तो पहला जो युद्ध लड़ा था बाबर पानीपत के लड़े थे 1526 में, और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और दूसरा लड़े थे 1527 में खानावा का युद्ध, इसी में इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। और खानावा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच। और लास्ट घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और यह चारों में बाबर का विजय हुआ था। आगे देखेंगे पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। तो पूरा पाषाण युग में को बोल रहा है कि कौन सा उपकरण मध्य पूरा पाषाण काल का है, तो ये हो जाएगा बेधक, खुरचनी और हाथ की कुल्हाड़ी। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया था। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया था। आगे देखेंगे 36 नंबर हो जाएगा, भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो संसदीय कानून द्वारा। और भारत का सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है। और किसी भी राज्य का कहेगा उच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो अनुच्छेद 214 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 129 में। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है सर्वोच्च न्यायालय के, DY चंद्रचूड़। और मुख्य न्यायाधीश सहित वर्तमान में 33 सब सदस्य हैं। और सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। आगे देख लेते हैं 37 नंबर हो जाएगा, लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किए थे 1884 में बाल गंगाधर तिलक ने। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। भगत सिंह का जन्म हुआ था 1907 में। और लाला लाजपत राय का उपनाम क्या था, तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता था। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन में इन पे लाठीचार्ज हुआ था और उसके बाद इनका मृत्यु हुआ गया था। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। लाल बाल पाल का संबंध कहेगा तो गरम दल से है। ये तीनों गरम दल के नेता थे। लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा जॉन लॉरेंस। सुरक्षा प्रकोष्ठ की कहेगा नीति किसने अपनाया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। एक आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स का संबंध पिंडारियों का दमन से हो जाएगा। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और वही लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में तार सेवा, डाक सेवा और रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। सार्वजनिक निर्माण सब विभाग की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी करवाए थे। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना करवाई, तो ये किए थे गुरु हरगोविंद। और कहेगा अकाल तख्त का अर्थ क्या था, तो ईश्वर का सिंहासन। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करा दी थी। और वही कहेगा कि अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई, तो जहांगीर ने। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में 1666 में। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 में। और इनका मृत्यु हो गया था नांदेड़ में 1707 में।
और जो सभी बोल रहा है कि सिखों के अंत में सी लगाने का शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आगे देखेंगे 40 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये दिए थे शंकरन नायर ने। और महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था और इसमें गद्दारी का काम किया था हंसराज। इन्होंने जनरल ओडायर की सहायता की थी और जनरल ओडायर की हत्या का किसने किया था? तो उधम सिंह 1940 में, और ये किए थे लंदन में जाकर। आगे देखेंगे 41 नंबर हो जाएगा, प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? तो प्रथम जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। लॉर्ड लिटन बंगाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किए थे 1878 में, जिसे समाप्त किए लॉर्ड रिपन 1882 में। श्वेत विद्रोह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। और वही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसके कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में किया गया था। और बंगाल का विभाजन भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। शक्ति का विमीय सूत्र कहेगा क्या हो जाएगा? ml² T⁻³ दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। L का मतलब हो जाएगा दूरी और M का मतलब होता है द्रव्यमान और T से हो जाएगा समय। बल के कहेगा विमीय सूत्र तो ml T⁻² होता है। आगे देखेंगे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बोल रहा है प्रकाश के पौधे द्वारा किस रंग का तीव्र अवशोषण होता है? मैंने तेजी से अवशोषण कौन सा रंग का करता है? तो नीला और लाल को। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगा। लाल का अधिक होता है तरंगदैर्घ्य और बैगनी का कम होता है, और लाल का आवृत्ति कहेगा तो कम हो जाएगा, क्योंकि तरंगदैर्घ्य जो होता है आवृत्ति का इन प्रोपोर्शनली टू होता है। आगे देखेंगे, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल हो जाएगा तांबा, जास्ता और टीन का। वही कांसा कहेगा किसका मिश्रण है? तो तांबा और टीन का हो जाएगा। सोल्डर कहेगा तो सीसा और टीन का। 45 नंबर है, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा उत्परिवर्तक कहेगा। उत्प्रेरक क्या है? तो निकेल हो जाएगा। और किसके द्वारा होता है? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। हाइड्रोजन के खोज किए थे हेनरी कैवेंडिश 1766 में, और हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। ऑक्सीजन के खोज किए थे सीले और प्रिस्टले ने। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, और क्लोरोफिल के कारण जो पौधे का पत्ता होता है वो हरा होता है। 46 नंबर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया को दान किया जाता है। और प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, जो कि वास्तविक सीधा और उल्टा बनता है। पर आँख में जो प्रकाश का नियंत्रित करता है वो आइरिस या परितारिका करता है। आँख में जाने वाला जो प्रकाश का नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस या परितारिका। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये हो जाए, ये सी नहीं है, यानी कि बाकी सब ऑप्शन देख लेते हैं ऊपर से। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो वायु में ध्वनि का वेग भी बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है, दोनों विषय हो जाएगा। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम नहीं, ये अधिक होगा। यही गलत था, जिसे सही कर दिया गया है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, ये भी सही है। आगे देखेंगे, 48 नंबर हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी में बदलता है और इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। 49 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लाइपेज का काम क्या है? तो लाइपेज के काम हो जाएगा वसा का विघटन करना। वही ट्रिप्सिन का कार्य कहेगा, तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन में कार्य करता है। एमाइलेज कहेगा, तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचन करता है। इरेप्सिन का कार्य हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। शुरू से एक बार और पढ़ लेते हैं। लाइपेज का कार्य है वसा का विघटन करना एंजाइम में,
और ट्रिप्सिन का कहेगा तो ट्रिप्सिन का कार्य हो जाएगा प्रोटीन का पाचन करना। एमाइलेज का काम हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और इरेप्सिन का कार्य है पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलना। आगे देखेंगे 50 नंबर लास्ट हो जाएगा। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। राष्ट्र कवि की संज्ञा दी गई है मैथिली शरण गुप्त को। और कहेगा पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च का शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी यात्रा की शुरुआत की और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून की तोड़ा तथा यहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। आगे देखेंगे। इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं। इसी अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा, कुछ कीजिए चाहे ना लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।